आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आपको मुख्तलिफ खबरें दिखाते। आज के प्रोग्राम में क्या है खास, आप लोग सुने होंगे। डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त मरीज के पेट में कुछ न कुछ रखे भूल जाते। आईसी चेक केस हैदराबाद में हुआ। और आज के दौर में खुद का पलना मुश्किल है, मगर एक खानदान तकरीबन 100 घोड़ों की परवरिश कर रहा और तमिलनाडु के लोग गांव छोड़ के भागने पे मजबूर कई को हुए। इसके अलावा आज हम आपको दक्कन के मारूफ मिजाहिया शायर वहीद पाशा से भी मिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दक्कनी में खबरें। थोड़े दिनों पहले एक न्यूज बहुत चल रही थी। वो न्यूज शहर हैदराबाद के मशहूर निम्स अस्पताल की थी। निम्स के डॉक्टर एक औरत के पेट में कैंची रख के भूल गए। हाँ, ऑपरेशन के बाद कैंची भूल जाने का यह पहला केस नहीं है। हमारे मुल्क में ऐसे वाकयात होते रहते। कई को होते कि क्या ऑपरेशन हो जाने के बाद बाज डॉक्टरों को कभी कभी भूलने की बीमारी तो नहीं हो जाती? अगर ऐसा है तो इसके वास्ते क्या करना, आओ अपन गौर करेंगे। निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको शॉर्टकट में निम्स बोलते, शहर का पुराना और मशहूर हॉस्पिटल है। ये दवाखाने की शोहरत सुन के शहर के नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग इलाज के वास्ते आते रहते। हैदराबाद के महले मंगलहाट की 33 साला महेश्वरी चौधरी को हर्निया हो गया था। उनका ऑपरेशन निम्स में 2 दिसंबर को हुआ था। ऑपरेशन कैकू करवाते, दर्द खत्म होना बोल के, सुकून मिलना बोल के, यहाँ उल्टे छो गया। ऑपरेशन के बाद महेश्वरी को बर्दाश्त नहीं करे जैसा उतना दर्द शुरू हो गया। दर्द कम करने के वास्ते दवाइयाँ तो दिए, मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की बोले जैसा दर्द बढ़ते जा रहा था। सर, एक्सरे में कैंची निकली। 3 महीने पहले क्या एडमिट हुए थे, प्रॉब्लम पेट में प्रॉब्लम था तो हर्निया का निकला उसमें, तो उसका सर्जरी करे हर्निया का 3 मंथ पहले। फिर उसके बाद में अभी कल बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रहा था उनको। पानी भी पिए तो समझो वॉमिटिंग कर दे रहे थे। तो एक्सरे वगैरह करे, ब्लड टेस्ट करे तो एक्सरे में कैंची ऐसे है। आखिर में एक्सरा निकाल के देखे तो मालूम हुआ पेट में कैंची है। जाहिर बात है, पेट में कुदरत तो कैंची चाकू रख के किसी को भी दुनिया में नहीं भेजी। तकरीबन 70 दिन औरत के पेट में कैंची रहने के बाद ऑपरेशन करके वो कैंची को निकालना पड़ा। यहाँ पे हम ये बोलना चाह रहे हैं, एक और एक्सरा करके देख लेना था। फिर से महेश्वरी के पेट में कोई दूसरी चीज तो रख के नहीं भूल गए। बहरहाल ये लापरवाही के खिलाफ महेश्वरी के रिश्तेदार पुलिस में शिकायत करे। निम्स के डायरेक्टर मनोहर 3 डॉक्टरों की कमेटी बना के जांच करवा रहे। उन्हें उम्मीद जाहिर करे मुतासरा औरत जल्द सेहतमंद हो जाएंगी। 33-year-old female patient was admitted 3 months back, 30th October 2018 with pain abdomen. They did surgery on 2nd November and subsequently patient recovered very well and was discharged on 12th November. Ever since patient was doing very well till she was admitted in the morning today. And during investigations to know for the complaint of pain abdomen for which she was admitted, an X-ray was taken where they found artery forceps. Further, I have constituted one committee headed by our dean, medical superintendent, and one surgical gastroenterology from Usmania. This committee will fix for on the basis of report will fix the responsibility and take action accordingly. डॉक्टर मनोहर बोले सो बात सही है। ऐसे वाक़ये कभी कभी होते रहते। अगर हमेशा होते तो ऑपरेशन करवाने कोई भी आतज कैकू था। ऑपरेशन थिएटर को दूर से देख के भाग जाता था। यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा, ऐसे दर्दनाक वाक़ये कैकू हो रहे। डॉक्टर मरीजों के पेट को क्या समझ रहे? पेट है या कपड़े सीने की मशीन या हजाम की दुकान? पेट भी कोई कैंची रखने की जगह है? हम ये मान रहे हैं इतनी खतरनाक गलती डॉक्टर करना बोल के नहीं करे होंगे, मगर ये भूल कोई मामूली भूल नहीं है। ऐसी भूल कौन से भी हॉस्पिटल में नहीं होना बोल के हम अपने मोटे दिमाग में RSO आइडिया देना चाह रहे। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टरों की दिमागी हालत मालूम करना, जिसको भी भूलने की बीमारी है उसे मरीज से दूर रखना। ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद पूरा सामान चेक करने की जिम्मेदारी एक आदमी को दे देना। उन्हें ऑपरेशन के औजारांश नहीं बल्कि ये भी देखना, आंखों पे ऐनक, हाथ पे घड़ी, जेब में दस्ती, अगर ऑपरेशन से पहले थी तो बाद में भी है या नहीं।
ऑपरेशन के वक्त फोन में अलार्म लगा देना, जिसका रिंगटोन चीख चीख के ये बोलना, खैंची निकालो, जाके खैंची वहाँ रख दो। आखिर में हम दुआ कर रहे हैं डॉक्टरों को खुदारा अच्छा रखे ताकि मरीजा अच्छे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पहले जमाने में घोड़ों की बहुत अहमियत थी। लोग जरूरत के वास्ते, शौक के वास्ते और घोड़ों की तिजारत के वास्ते घोड़े पालते थे। मगर ऐसे कड़की के दौर में जब अपना ही पलना मुश्किल है, एक खानदान ऐसा भी है जो तकरीबन 100 घोड़ों की परवरिश कर रहा। इसके पीछे क्या है वजह मालूम करने अपन चलेंगे हैदराबाद के चौड़ी बाजार ऊंटवाड़ी। हैदराबाद के चूड़ी बाजार में एक आदमी है, इनका नाम जमीरुद्दीन है। इनके पास 5 किस्म के तकरीबन 100 घोड़े हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन से सिकंदर आजम का दोस्त है, किससे जंग लड़ना है, इतने घोड़े कई को? तो इसका जवाब ये है, जमीरुद्दीन के दादा निजाम सरकार के पास नौकर थे। उन्होंने वो जमाने की जरूरत के हिसाब से बग्गी खरीदे। बग्गी से आमदनी हुई तो ऊँटा, घोड़े, यहाँ तक कि हाथी भी पाले। खैर वो जमाना अलग था। अब जमीरुद्दीन और इनके खानदान के लोग जमीर की आवाज पे ज्यादा से ज्यादा घोड़े रख सक रहे। ऊँटा, हत्तियाँ रखे तो महले को खाली करना पड़ता। ये घोड़े भी उन्होंने कई को रखे हुए हैं बोले तो एक तो बड़ों की निशानी पूरे को कैसे खत्म कर देना बोल के, दूसरा इनके ये घोड़े और बग्गियाँ शादियों में, शूटिंगों में और सरकारी प्रोग्रामों में किराए पे जाते। ये घोड़े पे अमिताभ बच्चन, NT रामाराव, चिरंजीवी, बालाकृष्णा, नागार्जुना के अलावा कितने की हीरो सवारी करे थे। निज़ाम के ज़माने से ये बस्ती का नाम ही चूड़ी बाजार ऊँटवाड़ी रखा गया है और यहाँ पर जभी से ये ऊँटा घोड़े जभी से रखते हुए आ रहे हैं हम लोग। जैसा जैसा महंगाई बढ़ ली वैसा वैसा ये घोड़ों का रेट भी बढ़ रहा हमारा। मतलब जितने भी यहाँ पर जो घोड़े हैं यहाँ पर इनका, और बिजनेस बहुत कम हो गया। और शादियाँ तो आप लोगों के, हमारे हिंदू भाइयों के शादियाँ तो एकदम तो एक ही टाइम पे निकलते, बिजनेस लॉस है ये। फिर भी हमारे पुरखों का ये, मतलब इनके पुरखों का कारोबार है बोल के जो सो हम लोग ये लोग लेके चल रहे सब। तो शूटिंगा वूटिंगा आते थोड़ा बहुत वो एक सपोर्ट मिल जाता। उसके बाद में साहब बिल्कुल ही एक टोटली लॉस कारोबार है। जमीरुद्दीन का खानदान ये फन में इतना माहिर हो गया, लोग बग्गियों को सजाने के वास्ते भी इन लोगों को लेके जाते। हैदराबाद से बाहर के फंक्शनों में भी लोग ये बग्गियों को और घोड़ों को मंगवाते, जिससे फंक्शन की शान और भी बढ़ जाती। और एक खास बात ये है, ये घोड़े कहीं भी लेके जाओ, इनके संगात इनका चारा भी लेके जाते। इधर उधर के ग़िज़ाया इनको नहीं खिलाते। यहाँ पे हमारे को एक बात याद आ रही, शाही जमाने में नवाब जहाँ भी जाते थे गंडी पेट का पानी मंगवाते थे। शाही नस्ल के घोड़े अल्लाह बल्ला कैसे खा लेंगे। फूड के घोड़े के बारे में अगर बोले तो बाहर से आता है ट्रांसपोर्ट में। अगर शादी वगैरह में घोड़े जाते हो, अगर सिकंदराबाद के आगे गए तो गाड़ी में जाता है ट्रांसपोर्ट में। अगर यहीं नज़दीक रहा तो यहीं करीब में रहा तो पहले बाई वॉक चल जाता है घोड़ा। 100-200 किलोमीटर ऐसा, कहीं नगर, विजयवाड़ा, वरंगल ऐसी जगह पे ट्रांसपोर्ट में चले जाता है। ये लोगों के पास करीब 100 घोड़े हैं। एक घोड़े पे रोजाना 200 रुपए से 300 रुपए का खर्च करना पड़ता। 200 रुपए भी पकड़े तो रोजाना का खर्च अगर कोई सोचा भी तो घोड़ा भागे जैसा भाग जाएगा। महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालने के वास्ते दुनिया भर की उठापटक करना पड़ता। ये लोग महंगाई के जमाने में 100 घोड़ों को पाल रहे हैं। शादियों के सीजन में ये लोगों को आमदनी होती कहते, बाकी दिनों में खर्च होते रहता। मतलब आमदनी अठनी, खर्चा रुपया बोले जैसा है। फिल्मों की शूटिंग से खानदान चल रहा। शूटिंग का ऑर्डर भी रोज रोज थोड़ी मिलता। इसके बावजूद ये लोगों को अपने बाप दादा के पेशे से और घोड़ों से इतनी मोहब्बत है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है बोले जैसा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाओ, ये कारोबार को ये लोग छोड़ने तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बाज वक्त आबादी में जंगली जानवर घुस जाता, जिससे बचने लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। मगर तमिलनाडु के एक गांव में ऐसा जानवर आ गया जिससे बचने दरवाजा बंद करे तो उन्हीं दीवारों से, छतों से और झाड़ों से घरों में घुस के मनमानी करा। इतना हंगामा करा, लोग गांव छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। कौन है ये खतरनाक जानवर, आप भी देखो।
तमिलनाडु के नागापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है तेनेलकोड़े। वहाँ पे लाव लश्कर के साथ जासूस कुत्तों को सुंघाते हुए मुजरिम को पकड़ने पिलाना बना के फिरे जैसा सरकारी अफसर जगह जगह फिर रहे थे, तो ऐसा मालूम हो रहा था जैसा ये गांव में कोई डाकू छुपा हुआ है। आखिर सरकारी ओहदेदार अपने मकसद में कामयाब हो गए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले खतरनाक बंदर को गिरफ्तार कर लिए। ये बंदर कितने की दिनों से बजाय बंदर भपकियां देने के टाइगरी पे तुला हुआ था। ना आदमी देख रहा था, ना जानवर, ना बच्चों पे तरस खा रहा था, ना बुढ़ों पे, किस पे भी हमला कर दे रहा था। एक 17 साल की औरत पे तो ऐसा जबरदस्त हमला करा, बेचारी कोमा में चले गई। मान ना मान मैं तेरा मेहमान बोले जैसा बाबा की जागीर समझ के किसके भी घर में घुस के जो जी बोला खाए सोता खा के बर्तना लेके चले जा रहा था। बिल्लियां, मुर्गियां, बकरियां तो बेचारे मुंह मरे जानवर हैं। मालिकों को घर की हिफाजत करने वाले जानवर कुत्ते भी खुद की हिफाजत नहीं कर सके, बंदर के डर से गली गली के हो गए थे। क्या आदमियां, क्या जानवर, सबकी नींद और चैन बंदर छीन लिया था। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ बंदर राज चल रहा था। लोग कब तक भूखे प्यासे हाँपते कांपते बंद कमरों में रह सकते। तंग आके गांव के पूरे 60 खानदाना गांव छोड़ के एक मंदिर में छुप गए और बोले गांव में या तो बंदर रहेगा या हम रहेंगे। जब तक गांव के अंदर बंदर है हम गांव के बाहर रहेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मालूम हुआ तो कितने की दिनों तक गांव में ठहर के बंदर को पकड़ लिए, जिसके बाद गांव वाले अपने अपने घरों में वापस आ गए। गांव वालों को जो परेशानी हुई वो वाकई अफसोस की बात है, मगर सोचने वाली बात यह है डुगडुगी पे नाच के लोगों का दिल बहलाने वाला जानवर इतना जालिम कैकू बन गया होगा। कोई बंदर ने इसको धोखा दी बोल के पागल तो नहीं हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दक्कनी मिजाहिया शायरी वो भी तरन्नुम के साथ, सोने पे सुहागा बोले जैसा है। पुराने शहर हैदराबाद के रहने वाले शायर वहीद पाशा कादरी जब अपने मजाहिया कलाम को तरन्नुम में सुनाते तो लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब आप लोग भी हंस हंस के लोटपोट हो जाओ। कई को बोले तो न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अनीसुर रहमान शायर वहीद पाशा से मुलाकात करके उनके मजाहिया कलाम को कैमरे में कैद कर लिए। नाज़रीन, दक्कनी स्पेशल बुलेटिन में आज हम दक्कनी मजाहिया शायरी के पाशा यानी वहीद पाशा कादरी साहब से मुलाकात करेंगे और उनकी शायरी के बारे में जानेंगे, उनकी शायरी सुनेंगे और महसूस होंगे। सर, आप जब दक्कनी शायरी सुनाते हैं तो मुशायरा लूट लेते हैं और ये दक्कनी जो है खासियत है कि जैसे ही मुशायरे में शायरी शुरू होती है मजाहिया फिर वो भी दक्कनी, तो लोग बहुत ज़्यादा वाह वाह करते हैं। तो आप हमें आज अपनी शायरी के बारे में बताएं। सबसे पहले ये बताएं कि आप हैदराबादी हैं जी, तो किस तरह शुरुआत हुई आपकी शायरी की? देखिए, बचपन से ही घर में शायरी का माहौल था। वालिद साहब नातिया शायर बेहोश महबूब नकवी साहब, बचपन में मतलब कानों में बस नाते शरीफ ही गूंजा करती थी, माहौल वही था शायरी का। जब धीरे धीरे जब बड़े हुए उसके बाद फिर कॉलेज स्कूल के पीरियड से मतलब जहन मगर मिजाह की तरफ, नात की तरफ नहीं गया मेरा जहन, सिर्फ मिजाह की तरफ ही हो रहा। और पैरोडीज कहा करता था छोटी छोटी और दोस्त अहबाब को सुनाया करता था। फिर किस तरह की होती थी आपकी शायरी? उसके बाद फिर मैं बाज़ाब्ता 1996 से मैंने बाज़ाब्ता इस मैदान में मिजाहिया में उसमें खत्म रखा मैंने। आपने कहा कि बचपन में आप कुछ कहा करते थे, तो वो जो शुरुआत में आपने किस तरह शुरुआत की? एक मतला कहा था उस दौर में मैंने कि तुम्हारे साथ है बाबा मुझे मालूम न था, तुम्हारे साथ है बाबा मुझे मालूम न था, तुम पे है भूत का साया मुझे मालूम न था। इसी तरह से मैंने ये जब मैं समझता हूँ ये 86 की बात है, जब खामा साहब को मैंने ये सुनाई तो वो बोले कि आपको मालूम है आपने क्या कहा है इसमें जी? तो इसमें आपकी माशूका के वालिद को आप भूत बना दिया आप इसमें, अरे वाह वाह बोल के बहुत तारीफ किए। तो वहां से थोड़ा बहुत हौसला आसान मिलता गया। उसके बाद फिर बाज़ाब्ता में 96 से मैंने शायरी शुरू की। जब गजल कही और मेरे छोटे भाई तैयब पाशा कादरी को मैंने जब सुनाई तो वो बहुत वो हो गए कि भाई, उन्होंने कहा भाई आइए इस फील्ड में कोई भी नहीं है जी। और उन्होंने मुझे ले आकर मेरे मरहूम रऊफ रहीम साहब से मुझे इंट्रोड्यूस कराया। अगर आपको याद है तो
हमें सुनाइए, क्या क्या कहा था आपने? हाँ, तो वो गजल के एक मतलब एक दो तीन शेर देखिएगा। सनत बेच खाऊं ये मुमकिन नहीं है, मैं रिक्शा चलाऊं ये मुमकिन नहीं है, भिजाती है दुबई से बीवी रियाला, भिजाती है दुबई से बीवी रियाला, यहाँ मैं कमाऊं ये मुमकिन नहीं है, यहाँ मैं कमाऊं ये मुमकिन नहीं है, सुना है कराटे की माहिर है दुल्हन, सुना है कराटे की माहिर है दुल्हन, मैं घूंघट उठाऊं ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह और एक गजल कही थी मैंने कि मुफलिसी मेरी कुछ इस तरह मिटा दो यारो, मुझको दामाद मिनिस्टर का बना दो यारो। वाह। हाँ, सुनाइए कि किस तरह होती है दखनी शायरी, वो भी तरन्नुम में। जी एक नज़म का एक बंद सुनाता हूँ, समाप्त कीजिएगा जी। मैं दीवाना कते दुख लगा गा के अपना सुनाना कते, मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते। बंद देखिएगा। कांच कूरी की फली लगा ले को है, और बैगन का सालन भी खा ले को है, कांच कूरी की फली लगा ले को है, और बैगन का सालन भी खा ले को है, उसको खुजली उठी मैं खुजाना कते, मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते। इसी तरह से जी मैं एक मुशायरा सुन रहा था, आप जो है अमिताभ और उनकी बहू के बारे में कि वो रेफरेंस से आपने एक शेर कहा था, दखनी स्लैंग आपने इस्तेमाल किया था। जी। वो कुछ सुनाइए हमको। अच्छा, ये जो आपने जिस शेर का जिक्र किया कि आजकल ससुरे भी देखो भाव के साथ, आजकल ससुरे भी देखो भाव के साथ, गाना कजरा रे का गा रहे हैं, आई रे वाह। नानी दादी बनको भी क्या जी तुम्हें, नानी दादी बनको भी क्या जी तुम्हें, फिर से कच्ची इमली खा रहे हैं, आई रे पास आके मुंह बना रहे हैं, आई रे दूर जाके मुस्कुरा रहे हैं, आई रे क्या इलेक्शन का जमाना भी आ गया, वाह। क्या इलेक्शन का जमाना आ गया, लीडर फिर घर को आ रहे हैं, आई रे लीडर फिर घर को आ रहे हैं, आई रे। ये शेर देखिएगा कि इस्तीफा को भी समझ रहे हैं लव लेटर, पढ़ को लिखो घास खा रहे हैं, आई रे। दूसरे ममालिक के जो उर्दू जानने वाले हैं, जैसा पाकिस्तान के और अफगानिस्तान और गल्फ के, तो वो किस तरह दक्कनी शायरी को लेते हैं, क्या क्या रिएक्शन होता है उनका, कुछ अपना एक्सपीरियंस सुनाइए। जब हम यहाँ से खैर गैर ममालिक तो यहाँ से अदर स्टेट में जाते हैं हम जी, तो हम जब माइक पर आते हैं तो हमारे से यही फरमाइश होती है कि दक्कनी जबान में सुनाइए जी, सुने। और क्या समझते हैं दक्कनी में? दक्कनी में जो मिठास है इस बोली में, वो किसी मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कोई किसी और जबान में ये चाशनी नहीं है जी। हाँ, इसलिए मतलब हाउ नक्को अच्छा, ऐसा ये मतलब जो चीजें हैं ये मजा देती है ये बोलने में जी। ओमान में जो सिर्फ दक्कनी मुशायरा हुआ था और वहां पे हमें दक्कनी कलाम सुनाना पड़ा और सारे सामाइन बहुत महसूस हुए जी उससे सुने जी। तो आपने वहां पर क्या खास सुनाया कुछ? एक मतला है देखिए, मामू तुम्हारे वास्ते सब कुछ लुटा दिए, मामू तुम्हारे वास्ते सब कुछ लुटा दिए, मामी के सारे जेवरा चकले लगा दिए, उनकी वफा का क्या तुम्हें अच्छा सिला दिए, सब नाम पोली खाल को घर से भगा दिए, सब नाम पोली खाल को घर से भगा दिए। और एक मतलब गजल एक मतलब दो तीन शेर देखिएगा। महफिल में मैं धूम मचा रहा हूं, क्या होता है कि क्या नहीं की, इनके उनके शेरा गा रहा हूं,
क्या होता है कि क्या नहीं की। होने वाले ससुरे मेरे बोलते फिर रहे लोगों में, बोलते फिर रहे लोगों में, शायर को दामाद बना रहा हूं, क्या होता है कि क्या नहीं की। शायर को दामाद बना रहा हूं, क्या होता है कि क्या नहीं की। बीपी भी है, शुगर भी है, सामने खारा मीठा है, सामने खारा मीठा है। खाते जा रहा हूं, खाते जा रहा हूं, क्या होता है कि क्या नहीं की। खाते जा रहा हूं, खाते जा रहा हूं, क्या होता है कि क्या नहीं की। आप क्या समझते हैं दक्कनी को, जो यहाँ की अपनी जबान है, तो कुछ हुकूमत की तरफ से या किसी और तरीके से कुछ तरक्की हुई है क्या? आप लोगों को कुछ यानी इस किस्म का जो है कुछ सपोर्ट वगैरह है दक्कनी शायरी को या शोरा को? हुकूमत तो अभी स्टेट अपने आज़ाद ज़्यादा भी दिन साल नहीं हुए अभी जी, तो हो सकता है इंशाल्लाह इसके जो फल हैं वो जी हमारे बाद जो आएंगे उनको मिलेंगे। खैर हमें अभी तो वो नहीं है जी, सुने जी। मगर दक्कनी जो मतलब दक्कनी जो है सिर्फ तेलंगाना की नहीं है, आंध्रा में भी लोग दक्कनी बोलते हैं जी। कर्नाटक महाराष्ट्र में भी लोग दक्कनी बोलते हैं जी। हाँ सुनिए, दक्कनी तो मतलब एक अपने पास एक मखसूस एक छाप बन गई है। मगर लोग सारे अजला मतलब महाराष्ट्र में और कर्नाटक में तो हमारी दक्कनी जबान को काफी पसंद किया जाता है वहां पर जी। अभी आपने जो है शोरा का जो हाल बयान किया दामाद के रेफरेंस है, तो आप कुछ आप जो दक्कनी शोरा होते हैं या शोरा होते हैं उस बारे में दक्कनी में कुछ कहा? हाँ, पहले के जो शोरा थे जी वो बहुत खस्ता हल रहा करते थे। मतलब आज के शोरा है वो सब पावरफुल है। तो आपने दक्कनी जबान पे और दक्कनी शोरा पर ये इस पर कुछ लिखा है तो हमें सुनाइए, अगर कुछ आपको कुछ याद है तो, या फिर कुछ आपका ताज़ा कलाम कुछ एक दो। नहीं बोल रहे दक्कनी शोरा पे तो मैं एक ताज़ा कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। दूल्हे भाई धूम मचा रहे, मस्ती हलवे की चढ़ी है, पूरियों की भी खुशी है, मस्ती हलवे की चढ़ी है, पूरियों की भी खुशी है। वाह। जोरुकू अम्मा बुला रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे, जोरुकू अम्मा बुला रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे, जोरुकू अम्मा बुला रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे। इस कदर बढ़ गई खुजली, सूझता ही नहीं कुछ भी, जो मिला उससे खुजा रहे, जो मिला उससे खुजा रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे। का मक्ता देखिएगा। है वहीद आज गजल खां, दूल्हे भाई का है ये एहसान, है वहीद आज गजल खां, दूल्हे भाई का है ये एहसान। शेर से शेरा पड़ा रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे, शेर से शेरा पड़ा रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे, दूल्हे भाई धूम मचा रहे। तो आप क्या समझते हैं ये इसका क्या फ्यूचर है, क्या मुस्तकबिल है? जब तक मैं समझता हूँ जब तक तेलंगाना रहेगा जी, हाँ, जब तक दक्कनी रहेगी जी, हाँ, और मतलब फ्यूचर ब्राइट है इसका, मतलब अच्छे वो है, अभी बहुत काम चल रहा है इसमें। सुनिए, मैं समझता हूँ दक्कनी वक्कनी को कुछ भी सवाल नहीं है और उर्दू जबान को भी सवाल नहीं है। ये माशाल्लाह ये यहाँ से अलावा और दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत काम हो रहा है, आंध्र प्रदेश में बहुत काम हो रहा है उर्दू के ताल्लुक से जी। और शोरा की भी बहुत पजीराई हो रही है, बहुत वाह उठते हैं आप जहाँ भी जाते हैं। सर बेहद शुक्रिया, हमारी दुआ है कि आप लोग इसी तरह जो है महसूस करते रहें शुक्रिया शायरी से। नाजरीन, हम बात कर रहे थे वहीद पाशा खादरी साहब से, जो दक्कनी के शायर हैं, मज़ाहिया शायर हैं। उसके अलावा उर्दू में भी उन्होंने काफ़ी मज़ाहिया शायरी की है और लोगों को महसूस किया है। कैमरामैन श्रीनिवास मेरे साथ हैं, मैं अनीसुर रहमान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। तो इस हफ्ते की खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे 4:26 पे। आदाब।